गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर करनी है आज कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी। उसके बाद कुछ बातें चलेगी प्रोजेक्ट वॉल्ट के ऊपर। फिर वहां पे कुछ बातें हैं ब्लू लाइन अलोंग दी लेबनान इजराइल फ्रंटियर के ऊपर। और लास्ट में कुछ बातें चलेगी पीकॉक के ऊपर। तो वन बाय वन करते हैं शुरुआत अलग अलग टॉपिक्स की। लेकिन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ विच इज अवेलेबल इन ड्यूअल लैंग्वेजेस, दैट इज गुजराती एज वेल एज इंग्लिश। तो वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो गुजराती मीडियम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये पीडीएफ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में डेटा मिल जाएगा। तो जितना भी डेटा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी यहाँ पे है, और जो भी सिग्निफिकेंस वगैरह जो मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है उसे भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। सो यू कैन जस्ट गो देयर, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, जिससे आपकी एक बहुत ही बेहतरीन एक नोट्स आपकी बन सकती है, या फिर आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करते करते। So that depends on your strategy. So let's start the first topic, that is about solid fuel ducted ramjet technology. अब एग्जैक्टली ये क्या है, तो डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चंदीपुर के अंदर है, तो चंदीपुर के अंदर से वहां पे इसको कर दिया है सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट। So DRDO has successfully demonstrated this SFDR technology। कहां से? फ्रॉम चांदीपुर। एग्जैक्टली अगर हम जाने तो ये क्या है ये टेक्नोलॉजी? द SFDR इज एन एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम। किसके लिए है? फॉर मिसाइल्स that uses atmospheric oxygen for combustion and solid fuel burned in a controlled manner, जिससे एक सस्टेन्ड थ्रस्ट मिल सके एट सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर। जितनी भी ऐसी मिसाइल जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कंबशन के लिए यूज करती है और जिसके अंदर एक कंट्रोल्ड मैनर में सॉलिड फ्यूल को बर्न किया जाता है, जिससे एक सस्टेन्ड थ्रस्ट उसे मिल सके एट सुपरसोनिक स्पीड, उसके लिए ये वाली रिसेंट टेक्नोलॉजी यहां पे हुई है उसकी शुरुआत। और बाकी सब रॉकेट्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी वाले जो रॉकेट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी को वहां पे मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द फ्लाइट, स्पेशली इन द टर्मिनल फेज। डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप बाय डीआरडीओ। और एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है? A nozzle-less ground booster propels the missile to the required Mach number। और एक बार सफिशिएंट स्पीड वहां पे पहुंच गई उसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर इज इंजेस्टेड एंड कंप्रेस्ड बाय फॉरवर्ड मोशन, नो रोटेटिंग कंप्रेसर्स। सॉलिड फ्यूल जो है वो धीरे धीरे बर्न करना वहां पे स्टेडीली शुरू करेगा इनसाइड द डक्ट as air flows through, regulated by a fuel flow controller। और एक सस्टेन्ड थ्रस्ट वहां पे मिल सकता है, कंटिन्यूअस थ्रस्ट, जो मिसाइल को फास्ट वहां पे कंटिन्यूअसली बनाती रहेगी, जिससे मिसाइल जो है वो आपकी चलती रहेगी टिल द इंपैक्ट। की फीचर उसकी क्या है? तो एक तो है एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन। व्हाट डज इट मीन? दैट इट यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कैरिंग एन ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर्स। नॉर्मली मिसाइल्स के अंदर साथ साथ वहां पे ऑक्सीडाइजर्स को रखा जाता है ताकि कंबशन वहां पे कंटिन्यूअसली हो सके, बट इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का वहां पे यूज करेगी, जिससे हम फ्यूल के लिए और स्पेस वहां पे बचा सकते हैं मिसाइल के अंदर, जिससे मिसाइल की जो रेंज होती है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्यूल उतनी ज्यादा उसकी वहां पे अटैकिंग रेंज। दूसरा उसका मेन फीचर है सस्टेन्ड हाई स्पीड फ्लाइट। उसका मतलब क्या है? दैट अनलाइक द रॉकेट मोटर्स दैट बर्न्स आउट क्विकली, एसएफडीआर प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस थ्रस्ट। कंटिन्यूअस वहां पे बर्निंग होता रहेगा, विच विल मेंटेन द सुपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट। जब तक अटैक नहीं हो जाता तब तक वहां पे बढ़िया सी वहां पे स्पीड जो है वो मेंटेन होती रहेगी। तीसरा उसका एक मेन फीचर है हाई टर्मिनल एनर्जी।
इट रिटेन्स अ हाई वेलोसिटी इन द फाइनल फेज, जिससे उसकी इंपैक्ट फोर्स जो है वो वहां पे बढ़ता जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वहां पे बढ़ती जाती है। किसी को भी डिस्ट्रॉय करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो वहां पे और बेटर हो सकती है। और साथ साथ बात करें तो जो कंटिन्यूअस थ्रस्ट है, इट अनेबल्स शार्प इवेसिव टर्न्स नियर द टारगेट, मेकिंग द इंटरसेप्शन बाय एनिमी काउंटर मेजर्स डिफिकल्ट। और यहां पे देखा जाए तो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड एयर फ्लो और सस्टेन्ड प्रोपल्जन की वजह से एनर्जी लॉस बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, और उसी लिए वहां पे एक लॉन्गर डिस्टेंस तक इसकी वहां पे सस्टेनेबिलिटी चलती रहती है। The main thing is that is about indigenous combustion control at a supersonic speed. एप्लीकेशन कहां कहां पे हो सकती है, तो जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है, आप एक तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें उसी के अंदर, तो वहां आपको एयर सुपीरियरिटी एज वेल एज बीबीआर कॉम्बैट एडवांटेज वहां पे मिल सकता है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ एडवांस्ड प्रोपल्शन, it reduces the reliance on the foreign missiles technologies and strengthen our self-reliance defense ecosystem. So that is all about this system, that is all about SFDR. The next topic is on Project Vault. लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, PD Gurukul, that is the best institute in Gujarat for civil service preparation, और हमारी तीनों ब्रांचेस के ऊपर, that is अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम मार्च। तो जितने भी लोग यूपीएससी और जीपीएससी का टारगेट रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक हायर ऑफिसर बनने की जिसकी कोशिश है, जिसके लिए आपको यूपीएससी और या फिर जीपीएससी क्लास 1-2 जैसी एग्जाम्स को वहां पे देना पड़ता है, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वहां पे मौका है। मार्च 2026 के अंदर नई बैच होगी शुरू, जो टारगेट रखेगी द नेक्स्ट ईयर, दैट इज नेक्स्ट अप्रैल 2027 फॉर जीपीएससी एंड नेक्स्ट मई 2027 फॉर यूपीएससी। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म। नेक्स्ट ईयर वहां पे होने वाली है बैच शुरू। अभी यहाँ पे डेमो लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, आपको 3 फ्री डेमो मिलेंगे, और साथ साथ अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन, और आपको गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे गाइडेंस दिया जाएगा। सो चाहे आपकी इंग्लिश मीडियम है, चाहे गुजराती मीडियम है, चाहे हिंदी मीडियम है, आप डेफिनेटली पीडी गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमने एक नई चीज भी शुरुआत की है, दैट इज ऑल अबाउट 1-to-1 मेंटरशिप, because we all know that in the government exams, specifically civil services, the main thing is about direction. If you are not having a good direction, तो मान के चलिए कि आपका टारगेट जो है वो कभी अचीव नहीं हो पाता। And that's why we have started 1-to-1 mentorship, जहां पे आपके ऊपर एक मेंटर रहेगा जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करता रहेगा कि किस तरीके से आपकी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसा आपका शेड्यूलिंग होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ की जरूरत है, पीवाईक्यूज कहां से करेंगे, या फिर क्वेश्चन बैंक्स हम कहां से उठाएंगे, कहां से हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे देंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय पीडी गुरुकुल। तो इसलिए आज ही वहां पे पीडी गुरुकुल को ज्वाइन करें, डेमोज के लिए रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाए, एंड डेमोज अटेंड करने के बाद यू कैन मेक एन इजी डिसीजन, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट पीडी गुरुकुल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, डेमोस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस करना क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, या फिर आप इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। So either you can go with the link, that is the form which is given in the description box, or you can also contact on this number to get further information regarding the new batches. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट प्रोजेक्ट वॉल्ट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोजेक्ट वॉल्ट। तो उसके ऊपर करते हैं कुछ बातें। प्रोजेक्ट वॉल्ट जो बेसिकली यूएसए ने वहां पे लॉन्च किया है, और क्या है, लगभग $12 बिलियन का एक क्रिटिकल मिनरल्स स्टॉक पिलिंग इनिशिएटिव है, जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने वहां पे लॉन्च किया है।
और ये एग्जैक्टली किसके लिए है? तो ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन से अमेरिकन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, दैट इज प्रोटेक्ट करने के लिए। खुद के ही क्रिटिकल मिनरल्स को वहां पे बाहर निकाला जाएगा ताकि ग्लोबल जो सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज, तो उसके चक्कर में अमेरिकन इंडस्ट्रीज को वहां पे प्रोडक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। And that's why this project has been launched by the Donald Trump government in USA, which is known as Project Vault. Exactly क्या है? It's a public-private stockpiling program, जहां पे exactly कौन सी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है? तो it is designed to purchase, store and manage critical minerals as well as rare earth elements which are required for strategic civilian and defense industries in USA. सो पहले से देखा जाए तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व करके पूरा एक कंसेप्ट है, बस एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट को स्टोर करने की बातें हैं। That's why it is called as vault. Vault का मतलब होता है काइंड ऑफ स्टोरेज। Launched by US government, funded through a mix of private capital as well as US Import-Export Bank. That is called as Exim Bank. उसका मेन टारगेट क्या है कि ग्लोबल सप्लाई के अंदर जितने भी शॉक्स आते हैं, दैट इज जितने भी वेरिएशंस आते हैं, और उसके चलते जो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के अंदर भी वेरिएशन आता है, तो उसे अनइंटरप्टेड बना देना। कहने का मतलब कहीं से भी कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। चाइना के ऊपर यूएसए की डिपेंडेंसी को वहां पे कम करने का भी एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है, and to strengthen the national security, advanced manufacturing as well as clean energy supply chains. उसके मेन फीचर्स क्या है? तो यहाँ पे कौन से मिनरल्स को कवर किया गया है? तो रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, गैलियम और अदर स्ट्रेटेजिक मेटल्स, इन सबको वहां पे कवर अप किया जाएगा। कंपनीज कमिट अपफ्रंट टू बाय मिनरल्स लेटर एट अ फिक्स इन्वेंटरी प्राइस। कंपनीज जो है वो आज वहां पे कमिटमेंट दे सकती है कि हम फ्यूचर में इतने मिनरल्स इस प्राइस पे आपसे परचेस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द गवर्नमेंट कैन मेक अ जजमेंट दैट विच काइंड ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी दे विल रिक्वायर इन द फ्यूचर। तो कंपनीज को बोला है कि आप पहले से वहां पे एक ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए एट अ फिक्स प्रेजेंट प्राइसेस, और जो डील होगी वो बेसिकली फ्यूचर में होगी। दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी। एंड फर्म्स कैन विथड्रॉ द मिनरल्स इफ दे रिप्लेस इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। अगर आप इक्विवेलेंट क्वांटिटीज को वहां पे रखेंगे तो आपको सामने मिनरल्स को आप वहां पे विड्रॉ कर सकते हैं। फुल एक्सेस अलाउड ड्यूरिंग द मेजर सप्लाई डिसरप्शंस। और वहां पे एक साथ में एक पॉइंट ये भी रखा है, दैट इज मैंडेटरी रीपर्चेज एट द सेम प्राइस टू रिड्यूस द मार्केट वॉलेटिलिटी। प्राइवेट सेक्टर का एग्जीक्यूशन वहां पे कैसे रहेगा? सो कमोडिटी ट्रेडर्स हैंडल द सोर्सिंग एज वेल एज स्टोरेज, एंड कंपनीज लाइक GM, बोइंग, गूगल, Stellantis, they are already on board. So already industries ने वहां पे पार्टिसिपेट करना कर दिया है स्टार्ट। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो एक तो होती है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आपको किसी और कंट्री के ऊपर वहां पे डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इंडस्ट्रियल रेजिलियंस बोल सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड टेक सेक्टर्स फ्रॉम द ग्लोबल वॉलिटिलिटीज। नेशनल सिक्योरिटी वहां पे और इंश्योर हो जाती है, और मार्केट जो है वहां पे और स्टेबल हो जाता है। जो प्राइस स्विंग्स चलते रहते हैं स्पेसिफिकली इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो उस प्राइस स्विंग से खुद के मार्केट को बचाने की यहाँ पे बातें हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्लू लाइन अलोंग द लेबनान इजराइल फ्रंटियर। और एग्जैक्टली क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जो रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही बनाई गई थी, जिसका नाम शॉर्ट में है UNIFIL, यूनिफिल, टेम्पररीली सस्पेंड द पेट्रोल्स। उन्होंने पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है। कहां पे? अलोंग द पार्ट्स ऑफ ब्लू लाइन आफ्टर इजराइल अनाउंस द रिलीज ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस नियर द फ्रंटियर। जैसे इजराइल ने बोला है कि वो फ्रंटियर के नजदीक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने वाला है, तुरंत यूनिफिल ने अपनी जो इंटरिम फोर्स थी, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, उसे वहां पे ब्लू लाइन से थोड़ा सा पीछे खींच लिया है। ब्लू लाइन एग्जैक्टली है क्या? एक यूनाइटेड नेशंस आइडेंटिफाइड लाइन है जो इजराइल के लेबनान से जो उनका जो पुल बैक है, मतलब इजराइल ने जो खुद की आर्मी को वहां से वापस खींचा है,
उसे मार्क करती है. So it marks the withdrawal of Israel's pullback from southern Lebanon. ध्यान रखना, दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर बट एक टेम्पररी डिमार्केशन है जो बेसिकली यूएन रेजोल्यूशंस को के कंप्लायंस को वहां पे मॉनिटर करता है. कहां पे एग्जैक्टली ये लोकेटेड है? सो इट रन्स फॉर अबाउट 120 किलोमीटर्स अलोंग द सदर्न लेबनन, separating it from Israel as well as the Israeli occupied Golan Heights. It is extended from Mediterranean Sea near the Nakora, or we can say Rosh Hanikara, to the tri-junction area near Shiba Farms. Origin और इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है? So 1978 की बात है जहां पे UNSC, that is United Nations Security Council, उसने एक चीज अडॉप्ट की थी, अडॉप्टेड Resolution 425 and 426 after Israel's invasion of Lebanon, जहां से यूनिफिल का हुआ वहां पे क्रिएशन. In the year 2000, following Israel's withdrawal from the southern Lebanon, United Nations ने ब्लू लाइन को वहां पे बना दिया to verify the compliance. Both Israel and Lebanon agreed to respect the line. दोनों ने इस बात के लिए वहां पे अग्री किया कि हम इस लाइन की रिस्पेक्ट करेंगे और वहां पे कोई भी इन्वेजन नहीं होगा. सो मेन उसकी की फीचर्स क्या है? सो डिजाइन्ड सोली टू कंफर्म इजरायली विड्रॉवल. इजराइल के विड्रॉवल को कंफर्म करने वाली ये लाइन है. इट इज मॉनिटर्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय यूनिफिल इन द कोऑर्डिनेशन विद द लेबनीज आर्म फोर्सेस, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द डिस्प्यूटेड एरियाज लाइक शिबा फार्म्स, गजार विलेज, एंड द लास्ट वन इज Kafar Choba Hills, that is the last. No doubt बहुत सी बार वहां पे उसके वायलेशंस भी पाए गए हैं. There are frequent violations जहां पे एरियल ओवरफ्लाइट्स मिली है, क्रॉस बॉर्डर फायर हुआ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो वो सारी की सारी चीजें यूएन के अंडर में वहां पे देखी जा रही है. सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इजराइल हैज कंस्ट्रक्टेड अ बॉर्डर बैरियर और फेंसेस वी कैन से along much of the lines to prevent the infiltration. सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यूएन पीस कीपिंग मैंडेट के अंडर में ये पूरा काम करता है, तो वहां पे एक सिविलियन प्रोटेक्शन भी यहां पे मिल सकता है. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस ब्लू लाइन. तो एग्जाम में प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है कि ब्लू लाइन जो है वो बेसिकली कौन से दो कंट्री के बीच में है? दैट इज बिटवीन इजराइल एज वेल एज लेबनान, जो इजराइल का विड्रॉल जो है उसको वहां पे कंफर्म कर रहा है. द लास्ट टॉपिक इज अबाउट पिकॉक. और क्या है अभी न्यूज के अंदर? तो मनाली के आसपास लगभग बोल सकते हैं कि लगभग 6000 फीट के एल्टीट्यूड में हिमाचल प्रदेश में a pair of peacock वहां पे मिले हैं, which is an unusual sight for a species typically found in the warmer lowland regions. peacock जो है वो बेसिकली थोड़े से वार्म और लो लैंड के रीजन्स में आपको पाए जाते हैं, ना कि 6000 फीट की हाइट पे. सो एग्जैक्टली क्या है? तो पिकॉक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वैसे तो सबको पता ही है. इट्स अ लार्ज कलरफुल बर्ड्स एंड बिलोंग टू अ फिजन फैमिली collectively called peafowl. The male is a peacock and the female is known as peahen. और जितने भी उनके बच्चे होंगे उनको बोलते हैं पिचिक्स. हमारा नेशनल बर्ड है, दैट इज ब्लू पिकॉक. हैबिटाट उसका नॉर्मली कौन सा वाला रहता है? तो एक वार्म सेमी एरिड वाला जोन. सेमी एरिड से लेके बोल सकते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स में आपको पाए जाते हैं. नॉर्मली प्लेन्स और जो लो हिल्स है वहां पे आपको मिलते हैं. एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो अप टू 1000 मीटर के एल्टीट्यूड में आपको मिल जाता है. लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें तो वो हमें 1800 मीटर के एल्टीट्यूड में मिला है हिमाचल प्रदेश के मनाली के अंदर, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ अनयूजुअल थिंग. IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो इंडियन जो ब्लू पिकॉक है वो लिस्ट कंसर्न में जाता है. जो ग्रीन दैट इज जावानीज पिकॉक है वो एंडेंजर्ड में जाता है. कॉन्गो वाला जो है वो वल्नरेबल में है. बाकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे सबको पता ही है. सो दैट इज ऑल अबाउट पिकॉक. उसकी मैंने डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, बट दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स. सो दैट इज ऑल अबाउट पिकॉक. तो आपको बस उसका IUCN स्टेटस वगैरह वगैरह पता होना चाहिए. अगर उसके बारे में आपको खबर है अच्छी सी, देन इट इज फाइन.
तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं एंड, और बाकी कुछ ऐसे नए टॉपिक्स के साथ एक बार वापस मिलेंगे कल। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर जो है उसे यहीं तक का रखते हैं।